रेकी जो है, अगर हम अपने आप पे या दूसरों पे जब सीख कर प्रयोग करते हैं ना, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल, हर एक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पर। तो पहली फूंक मारकर पूछा, देख कितना आराम है। उसने कहा सर 30-40%। तो उसने और एक बार फूंक मारी, फिर कहा अब देख कितना है, तो बोले 60-70%। तभी सर आप काफ़ी डाइट के ऊपर भी फोकस करते हैं और आप रॉ फूड जो है उसके ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, तो शायद सभी का जीवन जो है वो सुखमय हो सकता है। इस साल मैंने प्राकृतिक चिकित्सालय हॉस्पिटल चलाया। आई वाज इन यूनिवर्स से मैंने ये मेरी डिज़ायर थी, तो शायद वो मेरी डिज़ायर होता ना, यूनिवर्स ने सुन ली और उसी समय मेरे जीवन में रेकी आ गई। तो मैडम ने उसका ऑरा क्लीन करके उसको रेकी की 15 मिनट के करीब जी। उसकी पूरी लाल सूजन एकदम खटके इतनी छोटी हो गई, एकदम छोटे बिंदु की तरह। यही मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी यही था। जो हमारा प्राप्त है, जो हमारा संचित कर्म है, क्या उसको भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी एफर्मेशन या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन? अगर आज आप अवेयर हो जाते हो अपनी जिंदगी के प्रति और आप एक्शन और थॉट और विजन चेंज कर देते हो, तो फिर आप तो पूरी जिंदगी अपने हिसाब से बदल के रख सकते हैं। आप बच्चे कभी गलत नहीं होते, हमारी स्केल और सोच में गलती होती है जनरली। कोई गैजेट या कोई इंस्ट्रूमेंट्स और ये मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, ये कोई आदमी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। इसका जो यूज करने का जो बोलते हैं ना, एक एडिक्शन जो हो जाता है, बस प्रॉब्लम वो। सर ये क्या थर्ड आई एक्टिवेशन से होता है या कुंडलिनी जागृत करना? कोई कुंडलिनी जागृत नहीं, कुछ भी नहीं है, सब बकवास है बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल बाइट्स के पहले पॉडकास्ट के अंदर। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जिनके साथ मैं हूँ उनके प्रवेश करते ही मेरी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो चुकी है। आई थिंक स्टूडियो इतना पॉजिटिव हो चुका है, ये इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने इंडिया में और अक्रॉस ग्लोब पहचान दी है रेकी को और होलिस्टिक साइंसेस को। थैंक यू सो मच। आई इनवाइट डॉक्टर NK शर्मा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नमस्कार सर, शायद जितनी हमारी एज है उतना आप पे एक्सपीरियंस है रेकी और होलिस्टिक साइंसेस में। सर कुछ अगर बेसिक चीजें हम जानना चाहें रेकी के बारे में कि रेकी क्या है, आप इस साइंस से कैसे जुड़े हैं सर? देखिए, पहले तो थोड़ा रेकी के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या विज्ञान है। रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी का नाम है। जापानीज लोगों ने इसको रेकी वर्ड कहा, पर हमारे भारत में स्पर्श चिकित्सा के नाम से वेदों में ऑलरेडी इसका वर्णन है। और हम इसको प्राण चिकित्सा भी कहते हैं या ऊर्जा चिकित्सा भी कह सकते हैं। बाहर इसको एनर्जी मेडिसिन के रूप में कहते हैं, कोई इसको क्वांटम हीलिंग कहता है, कोई क्वांटम एनर्जी भी कहता है। ऐसे बहुत सारे नाम अब आ चुके हैं। तो ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है, ये आज हम अपना शरीर का माध्यम बनाकर हम किसी के अंदर भी ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ताकत हर एक ह्यूमन बीइंग की है। ये सबसे बड़ी समझो कि एक प्रकार से चमत्कार वाली बात है हर आदमी के लिए कि परमात्मा ने उसको इतना ज़बरदस्त बनाया कि उसके हाथ जो है वो हीलिंग हैंड्स हैं, उसके हाथ जो है जगन्नाथ है, अपने आप में यूँ समझ लें। तो इसलिए आज किसी भी बीमारी में जीवनी शक्ति प्रबल होती है तो लोग जल्दी ठीक होते हैं, है ना। और जीवनी शक्ति कमज़ोर है तो लोग बीमार पड़ते रहते हैं, जल्दी ठीक नहीं होते, ठीक है। तो रेकी जो है, अगर हम अपने आप पे या दूसरों पे जब सीख कर प्रयोग करते हैं ना, तो उनकी प्राण ऊर्जा धीरे धीरे इतनी प्रबल होने लगती है कि फिजिकल लेवल का तो बेनिफिट छोड़ दें, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, साइकिक लेवल पर, कार्मिक लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, हर एक स्तर पे, सूक्ष्म स्तर पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ता है। ऐसी अद्भुत विद्या है ये। और ये विद्या भारत के अंदर अछूती रह गई इतने हज़ारों सालों से। ये बहुत बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे संत महात्मा लोग भी, आध्यात्मिक गुरु भी इन विद्याओं को जो है, जैसे कहते हैं ना, खोज नहीं पाए, भारत को दे नहीं पाए। और ये विद्या भारत बाहर जाकर किसी बुद्धिस्ट मंक जो जापानीज थे उनके थ्रू हमारे पास आती है। तो हमें ये सोचने की बात है हमारे लिए
कि भारत के हमारे योगियों को, आध्यात्मिक लोगों को क्या हो गया था कि आज वो इस विद्या को क्यों पहचान नहीं पाए, जबकि वेदों में इसके साफ मंत्र है। आपने भी क्लास में देखा होगा, जब मैं रेकी सिखा रहा था तो मैंने ऋग्वेद के, अथर्ववेद के मंत्रों की चर्चा की थी कि ये हमारे ऋग्वेद में है। तो जब इतना नॉन था तो लोग जो है उसको जान नहीं पाए। तो रेकी जो है ये हर व्यक्ति को सीखनी चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा का विज्ञान है। आप इससे पेड़ पौधे, जानवर, लिविंग, नॉन लिविंग, हर एक में आप ये एनर्जी ट्रांसफ़र करके उसमें एक ज़बरदस्त पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। आप यूँ समझ लें, मैं रेकी को साक्षात परमात्मा का दर्शन कहता हूँ। क्यों मालूम है? आप ज़रा सोचिए ना कि आप जब किसी को हीलिंग करते हो और आप उसके अंदर रेकी के चैनल यानी कि आप माध्यम बन जाते हो, और जब आप किसी को ऊर्जा देते हो तो आपकी अपनी ऊर्जा तो है नहीं कि जो आप दे रहे हो जी। आप तो चैनल बनकर किसी को नल की तरह पानी सप्लाई कर रहे हो। तो पानी जो सागर से आ रहा है तो साक्षात प्रत्यक्ष परमात्मा ही तो वो ऊर्जा है। क्योंकि परमात्मा किसको कहते हैं? जो ब्रह्मांड में कण कण में जो ऊर्जा कंपित हो रही है, हम उसी को तो परमात्मा कहते हैं जी। तो आप जब किसी को हीलिंग करते हो, चाहे अपनी करते हो, कोई दूसरों की करते हो, तो आप वास्तव में परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे होते हो। आप उसको अनुभव कर रहे होते हो कि आज वो मेरे थ्रू जो है किसी में जा रहा है और वो किसी को स्वस्थ कर रहा है। तो आप ज़रा सोचिए कि जो भी रेकी में आता है ना, आपने भी महसूस किया होगा कि आने से पहले और रेकी करने के बाद में आपने महसूस किया होगा कि आई हैव बिकम लिटिल मोर स्पिरिचुअल। एब्सोल्युटली ये बात सच है ना? यस, बिल्कुल। तो इसलिए रेकी में जो भी आता है ना, वो आता तो किसी और पर्पस के लिए, बीमारियों के लिए या अपने फाइनेंशियल समस्याओं के लिए, लेकिन धीरे धीरे रेकी में आगे बढ़ते बढ़ते है ना, उसका पूरा माइंड स्पिरिचुअल होने लग जाता है। बिल्कुल। इसीलिए रेकी जो है ना, अगर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन करना है और ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना, तो हर व्यक्ति को रेकी सीखनी चाहिए। इसलिए हम नारा देते हैं कि हर हर रेकी घर घर रेकी, कि हर घर में ये जानी चाहिए। और इसीलिए हम भी रेकी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम हर 15 दिन में हमारे यहाँ पे हम वर्कशॉप फ्री में करते हैं, सबको सिखाने के लिए। जहाँ भी जाते हैं, आज हम बेसिक लेवल जो है उसका हम कोई चार्ज नहीं करते, ताकि कम से कम लोग इस एनर्जी को समझ कर, सीख कर, कम से कम अपना खुद का उपचार, परिवार का उपचार तो कर लें और बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक तो कर लें, और दवाओं और डॉक्टरों से अपने आप को बचा लें। आज के युग में दवाओं से बचना, डॉक्टरों से बचना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यूँ समझ रहे हैं आप। बिल्कुल भाई, क्योंकि आज के ज़माने में आप जानते हैं कि बीमार पड़ना, यू कांट अफोर्ड डिजीज, ऐसे कह सकते हैं। राइट। तो ये हालत है ना हमारी, क्योंकि आज एक बार में 50,000 लाख के तो टेस्ट कराओ, फिर इलाज करो, तो 5-10 लाख से नीचे कोई इलाज नहीं होता। तो आप ज़रा सोचिए, वही बीमारी आपकी बड़ी बड़ी जो आप ढो रहे हैं, आज आप खुद अपनी एनर्जी जो है हाई करके आप अपने आप को उससे बाहर निकाल सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, ज़रा सोचिए। और वो भी 24/7 अवेलेबल एनर्जी। ऐसा भी नहीं, अभी रात को भी अगर कोई बच्चा, मान लो कोई चिल्लाया, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आपने नींद में भी अगर हाथ मार दिया ना उसके ऊपर और रखा और कहा देखिए फ्लो एंड हील, आप हैरान हो जाओगे, 5-10 मिनट के बाद में वो बच्चा शांत हो जाता है। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी सिंपलेस्ट, इतनी सरल, इतनी नॉन एक्सपेंसिव, नॉन इन्वेजिव, ऐसी अहिंसात्मक, ऐसी ऊर्जा कहाँ मिलेगी दुनिया में, मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि हमने देखा भी है, टीवी में देखा है, बहुत जगह पे हमने चर्चा भी की है कि ऐसे तथास्तु करते थे और कहते थे कि अब आपको नॉलेज ट्रांसफर हो गया है, या फिर ऐसा भी देखा गया था कि किसी को हील करना हो या कोई आए कि मुझे यहाँ पे परेशानी हो रही है, तो वो तथास्तु करते थे और ठीक हो जाता। तो क्या इसका रिलेशन रेकी से था? देखिए क्या होता है कि पहली बात तो हर आदमी, देखिए माँ बाप भी ऐसे हाथ करते हैं, है ना, दोस्त मित्र भी कहते हैं ओके टाटा, ऐसे करते हैं, तो कोई एनर्जी ट्रांसफर तो होती नहीं ना। तो मान लो किसी व्यक्ति ने मंत्र साधना की है, कोई ध्यान का उपयोगी है, कोई दिल से बहुत इनोसेंट और बड़ा भोला व्यक्तित्व है, साफ सुथरा जो बोलते हैं ना, आत्मा से शुद्ध है, तो ऐसे लोग जब अपने इंटेंशन और भावना से जब किसी को ऊर्जा ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि वो प्रोजेक्शन करते हैं, तो दे कैन डू ऑल दिस थिंग, वो ऐसे कर सकते हैं।
Okay. पर वो आदमी नहीं कर सकता जिसके अंदर कोई अहंकार है, कोई लालच है, कोई स्वार्थ है, कोई मतलब नेगेटिव वासनाएं हैं। उस तरह के जो लोग होते हैं तो वो तो ड्रामा कर सकते हैं, मतलब कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ी एनर्जी दे रहा हूँ, जबकि वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती नहीं ओरिजिनली वास्तव में। ठीक है ना। तो मेरे पास में ऐसे लोग हैं, मतलब अभी मैं, आप देखिए हम तो रेकी सिखा रहे हैं, लेकिन अभी परसों ही शोलापुर से मेरे पास में एक दिलीप जी करके आए जो महाराष्ट्र में कोई बिजनेसमैन है। वो उनके पास में सैकड़ों लोगों की भीड़ लगती है। Okay. वो रेकी नहीं करते, वो दत्तात्रेय जो बोलते हैं महाराष्ट्र में, उनको भगवान के भगत हैं, वो उनका कोई मंत्र जाप करते हैं, उसके साधक हैं वो। जो भी आता है ना, और मेरे सामने अभी हमारे यहाँ पे जब आए पास्ट लाइफ के लिए जी। तो वो कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ कि मैं लोगों को फूंक मार के ठीक करता हूँ, और उसी वक्त उनका दर्द चला जाता है, बोले गारंटेड, ऐसे बोला। अच्छा। तो मैंने कहा यार अच्छी बात है। तो मैंने मेरे ऑफिस में पूछा, 40-50 लोग हैं हमारे ऑफिस में, तो मैंने कहा किसी को छोटा मोटा दर्द है कि भाई आ जाओ। तो एक कंप्यूटर का लड़का जो कि उसके गर्दन में कई दिनों से दर्द चल रहा था, वो कहता सर मेरा दर्द बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने कहा आजा फटाफट चल। तो उसके साथ उन्होंने एक उसको बैठाकर एक कोई मंत्र जोर जोर से चैंट किया मन में और ब्लो किया जी। तो ब्लो जो करना है ना पुराने ज़माने से, ये एक प्रकार से एनर्जी का प्रोजेक्शन है। देखिए साइंस क्या मालूम है, यू क्रिएट सर्टन वाइब्रेशन एंड एनर्जी एंड यू प्रोजेक्ट। आप इंटेंशन करके उसको कहाँ जाना है, वो आपको एनर्जी को गाइड करना होता है। जैसे हम रेकी में सिंबल डाल के गाइड करते हैं ना, कि इंटेंशन विजुअलाइजेशन करते हैं, तो बस ये भी इसी प्रकार का गेम है। तो पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, वो किसी भी मंत्र की सिद्धि करके या उसकी साधना करके वो उसको फूंकते हैं। तो वाकई में उन्होंने 3 बार उसको फूंक मारी उस मंत्र को पढ़ के। तो पहली फूंक मारकर पूछा देख कितना आराम है, उसने कहा सर 30-40%। तो उसने और एक बार फूंक मारी, फिर कहा अब देख कितना है, तो बोले 60-70%। फिर जब उसने और एक बार फूंक मार दी और उसके बाद पूछा तो बोले सर अभी तो फिलहाल तो दर्द नहीं है साहब मेरे को। कमाल है। आप जरा सोचिए कि मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए जी। और 2 मिनट में उसका दर्द गायब हो गया। देखिए पहली बात तो हर एक को क्या समझनी चाहिए मालूम है, ये सटल लेवल पर उसके ऑरा में ये एनर्जी जाती है और क्लीन ऑरा एनर्जी क्लीन होती है उसकी, इसीलिए वो ऑरा में से हैवीनेस निकलती है, उसको आराम मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये परमानेंट आराम मिलता है ऐसा भी मत समझ के चलें। परमानेंट आराम का मतलब क्या है, जिस कॉज के कारण उसको ये गर्दन का दर्द हो रहा है, मान लो आज कंप्यूटर पे बैठा रहता है सारे दिन और गर्दन उसकी झुकी रहती है जी। तो अब अगर वो गर्दन की एक्सरसाइज नहीं करेगा और वो सेम वापस कॉज को मेंटेन करेगा, या वो उस प्रकार की सेफ्टी नहीं लेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कंप्यूटर में कितना बैठना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो तब तो फिर वापस दोबारा आता रहेगा जी। तो मतलब चाहे रेकी भी हो, चाहे योगा भी हो, चाहे कोई भी खान पान हो, कि चाहे कुछ भी हो, कॉज अगर किसी भी बीमारी का निकला नहीं ना, तो ये तुम्हारे जितने भी मंत्र है के साधना है, ये सब काम नहीं आती जी। आप जरा सोचिए, कई बड़े बड़े संत महात्मा कितनी पीड़ाओं में, तकलीफों में, बीमारियों में जूझ रहे होते हैं, तो इनके पास तो शक्ति है ना भाई, ये तो मंत्र साधना करते ना, तो क्यों ठीक नहीं करते? वो क्यों ठीक नहीं करते? क्योंकि वो कॉज ठीक नहीं करते, तो इसलिए वो बीमारी फिर दोबारा उनके ऊपर उभर के आ जाती है। अगर मैं आज इस हाथ को मोड़ रहा हूँ और मेरा ये दर्द हो रहा है, तो मैं इसको फूंक मार दूं, मंत्र जाप कर दूं, या मैं कोई बड़ा सिद्ध हूँ, मैं खाली ऐसे देखूं आंखों से तो भी ठीक हो जाए, मान लो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, तो पर ये तो थोड़ी देर तक लाभ मिलेगा भाई, 1-2 दिन मिल गया, 4 दिन मिल गया, बाद में क्या जी। वो तो आपने तो ऐसा हाथ आप तो लगातार मोड़े जा रहे हो, तो वो तो दर्द फिर आएगा दोबारा। तो कभी भी हर आदमी को दिमाग में रखना चाहिए, दुनिया में कितनी भी तरह की अच्छी ऊर्जाएं होने दो, योग होने दो, ध्यान होने दो, रेकी होने दो, या मंत्र जाप होने दो, आप हमेशा टेम्परेरी तो जो भी लाभ मिलना है वो तो ले लें, लेकिन असली जो उद्देश्य है वो हमेशा रूट कॉज को ठीक करने में लगना चाहिए, ताकि जब कॉज ही नहीं रहेगा तो इफेक्ट वापस आएगा नहीं। ये दिमाग में हर एक के रहना चाहिए। जी सर, शायद तभी सर आप काफी डाइट के ऊपर भी फोकस करते हैं, और आप रॉ फूड जो है उसके ऊपर आपका फोकस बहुत ज्यादा रहता है कि इसको अगर हम अपने जीवन शैली के अंदर अगर ले आए तो शायद सभी का जीवन जो है वो सुखमय हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपने मुझे पूछा था स्टार्टिंग में कि सर मैं रेकी में कैसे आया। जी सर। तो उसी को मैं लिंक करते हुए बता रहा हूँ कि मैं बेसिकली 20 साल मैंने प्राकृतिक चिकित्सालय हॉस्पिटल चलाया, आई वॉज ए नेचुरोपैथ, और कैंसर पे काम करता रहा, बड़ी बड़ी बीमारियों पे। तो मैंने क्या देखा कि लोग है ना थोड़े महीने ठीक हो जाके वापस बीमारी लेकर फिर आ रहे हैं। कोई डायबिटीज़ वाला है तो दोबारा 1 साल 6 साल बाद फिर आ रहा है,
कोई जॉइंट पेन मारा तो फिर दोबारा वापस आ रहा है। तो मैंने देखा यार ये तो एक प्रकार की डेंटिंग पेंटिंग हो गई, यानी कि ये एक्सीडेंट कर करके आता है गाड़ी को ठुका के, फिर बोलते हैं जो ठीक कर दो जी वापस। तो मैंने कहा ये क्या काम कर रहा हूँ मैं, बोला ऐसे तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम करके तो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी जी। तो मैंने कहा जो जागने को तैयार है उनको अवेयर तो करो, शायद हो सकता है कुछ लोग जागने को तैयार हो तो उनका कॉज निकाल दे जीवन से। तो फिर मैंने हॉस्पिटल बंद करके मैंने मतलब समझो यूनिवर्स से मैंने ये मेरी डिज़ायर थी, तो शायद वो मेरी डिज़ायर वो था ना यूनिवर्स ने सुन ली और उसी समय मेरे जीवन में रेखी आ गई। तो रेखी जो है ना एज सच देखा जाए तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हाथ से टच करने से कोई आदमी ठीक हो सकता है। क्यों, थोड़ा मैं रैशनलिस्ट और साइंटिफिक मिजाज का व्यक्ति हूँ, तो मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया, बल्कि मैं हंस पड़ा और मजाक किया मैंने इसका। लेकिन मेरे हॉस्पिटल में है ना एक महिला आई जिसको इतना बड़ा फोड़ा था, और उसका मतलब फोड़ा तो इतना छोटा था, आधा इंच 1 इंच का, लेकिन उसकी सूजन इतनी बड़ी थी। तो उसने मुझे कहा कि सर आज मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मुझे आप कुछ डाइट वाइट दे दो ताकि मैं फिर सप्ताह भर के बाद आऊँगी। तो मैंने भी उसको कहा हाँ ठीक है तो रेस्ट कर और ये खाना पीना ऐसा ठीक कर लेना थोड़ा सा। तो इतने में मैडम आई, डॉक्टर सविता ने सबसे पहले रेकी सीखी थी, मैंने नहीं सीखी थी क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था इसलिए। तो मैडम ने कहा रुक जाओ, मैं एक बार रेकी ट्राई करती हूँ। तो मैडम ने उसका ऑरा क्लीन करके उसको रेकी की 15 मिनट के करीब जी। उसकी पूरी लाल सूजन एकदम घट के इतनी छोटी हो गई, एकदम छोटे बिंदु की तरह। पूरा दर्द 100% चला गया उसी समय। सूजन विजिबली कम हो जाना मतलब यही मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी यही था जी। तो फोड़ा जो है वो छोटा हो गया। और वो महिला कहती है सर मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, मैं एरोबिक करूंगी आज, एरोबिक्स वो भी जो फास्ट एक्सरसाइज होती है। तो मैं बोला तेरा दर्द, बोले है ही नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। चमत्कार हो गया। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट था। मेरे दिमाग में ये समझ में नहीं आया मुझे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है यार, कि इन्होंने ऐसे टच किया, कोई दवाई नहीं लगाई, कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं फूका, कुछ काम नहीं किया, खाली हाथ पकड़ के ऐसे बैठी रही 15 मिनट और इतनी देर में वो एनर्जी गई और वो उसका सूजन इतना फटाफट चला गया। मैंने कहा यार कुछ तो इसके अंदर है भाई। तब फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। तो रेकी में जैसे ही मैं सूक्ष्म विज्ञान के इस जगत में प्रवेश किया और जब मुझे एनर्जी साइंस पढ़ने में आई तो मेरा सारा जो फिजिकल लेवल पर जो पहले जो अटैचमेंट या ज्ञान था वो सब पीछे हो गया सर। मुझे ये बात में समझ में आई कि एवरीथिंग इज सटल, सूक्ष्म सब कुछ है, फिजिकल सेकेंडरी है। तो रेकी में एंटर करते ही मुझे पहली बार मतलब मुझे एनर्जी के साइंस में समझ में आया कि एक ह्यूमन बीइंग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो अनेकों क्षमताओं का, परामानसिक क्षमताओं का मालिक है। वो उसके अंदर टेलीपैथिक क्वालिटी है, ही कैन ट्रांसफर हिज थॉट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप भी अभी डिस्टेंस हीलिंग करती होगी तो आपको लोगों को लाभ मिलता होगा। तो एक्चुअली में ये हमारी नेचुरल क्वालिटी है, हमारे अंदर नेचुरल इंट्यूटिव पावर्स हैं। हम ब्रह्मांड की यूनिवर्सल विजडम को टैप कर सकते हैं। हमारे अंदर थर्ड आई है, हम किसी को हीलिंग करें तो या किसी के बारे में सोचें तो हमें उसके बारे में पूरी विजन यहाँ पे हमें फील होती है। हमारे अंदर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हम जैसा चाहे असंभव काम जिंदगी में कर सकते हैं, अपनी आदतें बदल सकते हैं। हमारे अंदर पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ यानी कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग करने की ताकत है। हमारे अंदर कुंडलिनी एनर्जी है, हमारे अंदर चक्र है, हमारे अंदर आभा मंडल है, मतलब और प्लस हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से कर सकते हैं। हम जो चाहे संसार में यानी कि एनर्जी क्रिएट करके, फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम जो सपनों को साकार कर सकते हैं। तो पूरे मेरे सामने है ना ह्यूमन बीइंग की जितनी सुपर ह्यूमन पावर्स हैं वो सारी एकदम रिकॉग्निशन हो गई मेरे सामने। और साथ ही साथ मुझे यूनिवर्स के लॉ समझ में आ गए कि ये सारा भाग्य कैसे बन रहा है, भविष्य कैसे बन रहा है, संयोग कैसे बनते हैं, एक्सीडेंट क्यों होते हैं और कोई देर से सवेर से क्यों मरता है, पुनर्जन्म क्यों होता है। ये सारा जो एक मिस्ट्री था एक ज़माने में वो सब के सब खत्म हो गए इस जैसी मैंने एक क्षेत्र में कदम रखा। सर मैं सुन के एकदम स्तब्ध हूँ और डेफिनेटली मैं रेजोनेट कर पा रही हूँ जो आप कह रहे हैं सर। मगर एक प्रारब्ध को, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा संचित कर्म है, क्या उसको भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी एफर्मेशन या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन से सर? हाँ जी। देखिए क्या होता है जी सर, आज अगर हम कोई दुख या रोग भोग रहे हैं तो वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है ना जी। तो वो आप अनजाने में करते चले गए तो उसका परिणाम आता चला गया, ठीक है। लेकिन अगर आज आप अवेयर हो जाते हो अपनी जिंदगी के प्रति और आप एक्शन और थॉट और विजन चेंज कर देते हो तो फिर आप
तो पूरी जिंदगी अपने हिसाब से बदल के रख सकते हैं आप। अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने मान लो घर खोल के देखा तो वहाँ पर ज़्यादा फूल नहीं थे, फुलवारी नहीं थी और झाड़ियाँ और कांटे ज़्यादा थे मान लो। तो आपको लगा कि यार ऐसा कैसे मेरा घर, यार मुझे तो ऐसा घर नहीं चाहिए भाई, मुझे तो फुलवारी चाहिए मेरे घर में और इस तरह के रंग बिरंगे फूल होने चाहिए। तो आपने क्या किया, अभी अभी आपने मतलब विल पावर से आपने डिसीजन लिया, आप बाजार गए, आपने बीज लाया और गमले भी लाए और पानी डालना शुरू कर दिया उस बीजों को, ठीक है। तो अब 3-4 महीने के बाद आपके जीवन में अब फ्यूचर क्या बनेगा, जो आज आपने अभी अभी चॉइस करके आपने वो एक्शन चेंज कर दिया। वाओ। अब आप झाड़ियों को पानी डाल नहीं रहे हो, आप जो पुराना जो आप जिस कारण से वो झाड़ियाँ डेवलप हुई थी, अब आप समझ गए कि ये तो मैंने उस समय मैंने अनजाने में वो बीज ले आया था, उसके कारण झाड़ियाँ आई है। तो अब वो बीज आप ला ही नहीं रहे हो। अब आप तो जब आप ला ही नहीं रहे हो तो फिर डेफिनेटली अब तो जो बीज डालोगे उसी के तो फल आगे भविष्य में आ रहे हैं। तो जीवन जो है ना वो कभी भी एक स्थिर नहीं है कि एक ऑलरेडी डिजाइंड नहीं है, ये मोमेंट टू मोमेंट आपके चॉइसेस से जो है ना ये परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपने अभी कहा कि क्या हमारे जो पास कर्मा प्रारब्ध क्या इनको चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको अपनी कुंडली दिखाऊं ना तो आप मेरी कम से कम 15-20 बीमारियां उसमें से मुझे बता देगी आप, जो मेरी कुंडली में वास्तव में भी है, ठीक है। लेकिन मैं 25 साल की उम्र तक जब मैं अंधा होकर बेहोश होकर जब मैं चटोरा होकर खाना खाता पीता रहा तो उसका नुकसान मुझे किडनी डैमेज के रूप में भुगतना पड़ा। तो किडनी खराब हो गई तो फिर वो मेरे जागने का सबसे बड़ा समझो कारण बना। क्यों? मुझे फिर अपनी स्टडी करनी पड़ी, हेल्थ की स्टडी करनी पड़ी, नेचर को पढ़ने का स्टडी करना पड़ा। तो उसके कारण जो है ना मैं प्रकृति की तरफ इंटरेस्टेड हुआ, ये समझ रहे। तो मैं फिर प्राकृतिक चिकित्सक बनने का मैंने ठाना। मैंने खैर वो खान पान उपवास वगैरह सब कर करा के योग ध्यान करके मैं ठीक हो गया। तो जब ठीक हो गया ना तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि यार बीमारी बड़ी दुखदाई है जीवन में यार, बीमार कभी नहीं पड़ना चाहिए यार, बस इससे दूसरों को भी दुख होता है, हमको भी दुख होता है। तो फिर मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद अब मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। तो बीमार क्यों पड़ते हैं वो तो कारण मैंने समझ लिया था कि भाई भूख से खाओ, सिंपल खाना खाओ, होलसम खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, रेस्ट लो, ये छोटे से सिंपल से साइंस ये समझ लिया। और जो गलत आहार जो शरीर को तोड़ते वो मैंने बंद कर दिए, समझे ना। और तो अब उसके ऊपर मैं आज करीब मैं 50 साल से रह रहा हूँ और आज 76 की मेरी एज है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मेरे पास शरीर है, ऐसा मुझे आभास नहीं होता। आई डोंट फील माई बॉडी एट ऑल। क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब क्या कि 100 में स्थिर हो गया, यानी कि मेरा शरीर देखो ना, बॉडी कब फील होती है, सर दर्द हो, गैस जाए, पेट खराब हो, एसिडिटी हो, जॉइंट्स पेन हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ तो हो जी। तो कुछ भी नहीं, 10 सेकंड में मोशन होता है। एनर्जी इतनी फील होती है मुझे कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ तो थकावट नहीं आती, मुझे जबरदस्ती सोना पड़ता है। सर आप हमसे ज्यादा एक्टिव लगते हैं। हाँ, मुझे जबरदस्ती सोना पड़ता है, जरा आप सोचिए। तो और अभी भी देखिए मैं कम से कम मैं सुबह है ना 9 बजे से अभी मैं 2 बजे तक है ना 5 घंटे मैं बोल के काम करके आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी है ना मेरे अंदर वो थकावट नहीं आती। इसका कारण क्या है? मेरी बॉडी को मैं गलत आहार देता नहीं, तोड़ने वाले आहार नहीं देता, जोड़ने वाले आहार देता हूँ। मैं यूँ बोलता हूँ भगवान ने बनाया हुआ ज़्यादा खाता हूँ, आदमी का बनाया हुआ कम खाता हूँ। खाता जरूर हूँ 10-20%, लेकिन वो उसकी मात्रा कम है मेरे जीवन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब सवाल क्या होता है, 50 साल से मैंने आज अपने आप को बीमार नहीं किया तो भैया मेरी कुंडली क्यों बदल गई जी? मतलब मेरा फ्यूचर तो पूरा बदल गया ना। बिल्कुल। तो ये बदला किसने? जानबूझ करके मैंने बदला ना। अच्छा, एक जमाना था कि मैं बहुत गरीबी में जी गया, यानी कि 45 साल की उम्र तक जब मेरा नाम भी बहुत था, हॉस्पिटल भी चला रहा था, पर दो राष्ट्रपति का कंसल्टेंट रहा, पर कभी पैसे नहीं थे, एक स्कूटर लेने की ताकत नहीं थी। क्यों? पैसों की तरफ ध्यान नहीं था, कभी इंटरेस्ट नहीं लगाया मैंने। और मेरी गलत मान्यताएं थी। मैं गरीब रहने के श्रेष्ठ नियम बोलता हूँ उसको, यानी कि क्या करना पैसों के पीछे भाग के, पैसा दुख की जड़ है, पैसे से आध्यात्मिकता कम हो जाती है, लोग मुझे कॉमर्शियल बोलेंगे, मतलब ऐसा सब एटीट्यूड होता है ना। तो यू डोंट रन आफ्टर मनी। तो उसका नुकसान क्या हुआ, बच्चे हो गए तो स्कूल में डालना मुश्किल हो गया मेरे लिए। तो फिर मुझे समझ में आया यार गलती हो गई भाई, संसार में जीना है तो अच्छा पैसा तो कमाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो फिर मेरे सामने आया कि यार कैसे पैसा कमाया भाई। तो मैंने देखा कि पैसा कमाया कैसे जाता है। तो मुझे लगा कि 3 एरिया है, या तो मैं नौकरी करूँ जी, या मैं कोई प्रोफेशनल बनूँ, और या मैं बिजनेस करूँ।
ठीक है, ये 3 ही एरिया है। तो देखिए, जब मैंने नौकरी की ना, तो मैंने क्या देखा कि आप अगर नौकरी भी करते हो ना, तो आप अपने काम से अपने मालिक को गुलाम बना लो, ये मेरा सूत्र है। तो मैंने भी मेरे डॉक्टर साहब के यहाँ जहाँ नर्सिंग होम में मैंने काम किया ना जी, मैंने उनके सारे काम छीनने शुरू कर दिए। मान लो रात को मरीज बुला रहा है, तो कहता नहीं सर आप सो जाइए, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं वही सामान लाना है बाहर, अरे साहब डॉक्टर साहब बैठे, मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए, आप जब किसी के काम छीनना शुरू कर देते हैं ना, और आप बड़ा एफिशिएंटली आप अपनी सर्विस दे रहे होते हो जी, तो 1 साल के बाद जब मैंने उनको कहा ना सर मैं जाना चाहता हूँ, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा तेरी सैलरी बढ़ा दूँ, डबल कर दूँ। मैंने कहा नहीं सर, सैलरी की बात ही नहीं है। तो फिर कहा कि फिर जब उन्होंने देखा कि मैं मान नहीं रहा हूँ, तो कहते 50% की पार्टनरशिप कर दूँ। अब जरा सोचिए, देखिए ना, एक काम करने वाले अच्छे आदमी को कौन खोना चाहता है, जरा सोचिए, जिसके कारण बिजनेस टिका हुआ उसका। बिल्कुल। तो मतलब आप कहते हो मैं नौकरी करता हूँ तो मुझे कोई पूछता नहीं है, भाई तू उसके लायक होगा तो तेरे को पूछेंगे ना भाई, तू अपने आप को ऐसा लायक बना नौकरी में। आज एक अच्छा कुक छोड़ना चाहोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो मतलब तो नौकरी में भी पैसा है, पर तुम उसके लायक अपने आप को बनाते नहीं हो, पहली बात। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, अगर आप बिजनेस करते हो तो आज देखिए, आज आप कोई सोने चांदी की दुकान जाती होगी, तो आपकी एक पर्टिकुलर दुकान होगी जी, आपका कोई कपड़े की दुकान होगी, तो आपकी 1-2 पर्टिकुलर दुकानें होगी आपकी, ठीक है ना। तो भैया आप वहीं क्यों जाते हो? अब दूसरी दुकानें इतनी अच्छी बनी, वहाँ क्यों नहीं जाते हो? आप कहते नहीं वो जरा ऑनेस्ट है, वो जरा अच्छी क्वालिटी का सामान देता है, और ऐसा कुछ है ना माइंड में जी। तो भाई किसी भी बिजनेस के बारे में अगर आप ये एटीट्यूड डेवलप कर रहे हो मार्केट में कि भाई अच्छी क्वालिटी देता है, सर्विस अच्छी देता है और रीजनेबल भी है जी, मान लो, तो फिर दुनिया तो तुम्हारे पीछे भागना चाहती है ना भाई। किसने कहा बिजनेस नहीं चलता? चलेगा ही ना जी। देखिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो लोगों को समझना चाहिए। मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ ओरिजिनली, वैसे तो MTR एक नाम सुना होगा आपने, जिसकी आजकल रवा इडली सब आ रही है, ठीक है ना। जब मैं 8-10 साल का था, उस समय समझो कि आज से कोई 65 साल पहले की बात है, मैं सुबह 6:30 बजे उसकी होटल में जाके नाम लिखा के घर आके नहा धोकर 1-2 घंटा व्यतीत करके फिर मैं जाता था, तब तक मेरा नंबर आता था। इतनी रश रहती थी उस समय में जी। आज भी, हाँ जी, इतने साल के बाद भी आज मैं जाता हूँ ना, तो आज भी वहाँ ऐसी ही रश है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट लोग भूलना नहीं चाहते। हजारों होटलें खुल गई होगी ना 65 साल में, कितने हजारों होटलें खुल गई होगी जी। और उनके भी टेस्ट अच्छे होंगे, पर सवाल क्या होता है, व्हाई ही इज स्टिल मेंटेनिंग, उसके पीछे क्यों लोग अभी भी दीवाने हैं? अरे स्वाद के दीवाने हैं ना भाई। बिल्कुल। तो आप अगर कोई अच्छी चीज दुनिया को दे रहे हो तो लोग तो तुम्हें पैसा देना चाहते हैं भाई, बिल्कुल, है कि नहीं? अच्छा, फिर प्रोफेशनली काम कर रहे हो। अब देखिए, आप जानते मैं आज रेकी सिखाता हूँ। अब मैं जो सिखाता हूँ ना, आप जरा सोचिए, कुछ भी दिखता नहीं है फिर भी मैं लोगों को दे रहा हूँ, मतलब प्रोफेशनली। जैसे रेकी दिखती नहीं जी, टेलीपैथी दिखती नहीं, इंट्यूशन दिखता नहीं, सबकॉन्शियस दिखता नहीं, चक्र दिखते नहीं, ऑरा दिखता नहीं, कुंडली दिखती नहीं, आत्मा दिखती नहीं, बिल्कुल, पूर्वजन्म दिखता नहीं, बिल्कुल। यानी कि मेरा पूरा काम धंधा क्या है, जो नहीं दिखता वो मैं दुनिया को दे रहा हूँ, बेच रहा हूँ, मतलब ये समझ लो। बिल्कुल। तो मैंने अपने सब्जेक्ट में कोई मास्टरी की, मैंने उसके अंदर गहराई में गया, उस सब्जेक्ट को पी गया, खा गया, मास्टर बन गया उस सब्जेक्ट का, तो फिर दुनिया तो भाई अच्छे गुरु को ढूंढ रही है ना भाई। मैं कहता हूँ, तुम किसी भी प्रोफेशन में अच्छे आर्किटेक्ट को ढूंढ रही है, अच्छे डॉक्टर को ढूंढ रही है, अच्छे वकील को ढूंढ रही है। मैं कहता हूँ, तुम किसी फील्ड में काम कर रहे हो, अपने आप को अच्छा बना लो ना भाई। लोग तुम्हें खोज रहे हैं, तुम कहते मैं अच्छी टेरो कार्ड रीडर हूँ, तो भैया लोग तुम्हें ढूंढेंगे। बिल्कुल, कहते यार उनकी प्रेडिक्शन बड़ी जोरदार है यार, ऐसा बोलते हैं ना लोग। बिल्कुल। तो मतलब किसी भी क्षेत्र में पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, तुम अपने आप को उसके लायक बनाते नहीं हो, मैं यूं कहता हूँ। बिल्कुल। तो फिर ये सब तीनों चीजें मैंने समझी ना, तो मेरे दिमाग में एक थॉट चेंज हुआ। देखिए, when you change your frequency, your thought, then everything changes around you. सर मान लीजिए मैं आज ऐसी एफर्मेशन करूं, हाँ, तो खाली एफर्मेशन, आई थिंक ये जनता के लिए भी है सर, खाली एफर्मेशन या खाली मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी अनलेस यू मास्टर योर स्किल सेट। देखिए जी, अफर्मेशन जो है ना, ये लोग कहते हैं कि अफर्मेशन जो है उसके करने से कभी कोई अमीर नहीं बनता, ध्यान रखना, ये सबसे पहली बात समझ लें। और जो दुनिया में बड़े बनते हैं ना, वो अफर्मेशन करते ही नहीं है। राइट। क्या अंबानी अफर्मेशन करता है डेली बैठ के, डे बाय डे आई एम बिकमिंग रिचर एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट, ऐसे बोलता है क्या? सर एक मीम वायरल हो रहा है उनका कि वो मंदिर में बैठे और ऐसे ऐसे कर रहे हैं एंड एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड डूइंग दिस कि अब पैसा आने लगेगा। तो देखिए क्या होता है, आप कभी भी नोट करना, देखिए ना टाटा ने कभी अफर्मेशन किया,
ना बिरला ने अफर्मेशन किया, ना कोई वॉरेन बुफे ने किया, ना कोई माइक्रोसॉफ्ट वाले ने किया। जी। इनका बिलीव बड़ा स्ट्रांग है कि आई कैन डू इट, दैट्स ऑल, यही मंत्र है। उनके दिमाग में एक मंत्र क्या मालूम है? देखो, पहली बात तो बड़ा विजन, सपना देखना जी। पर सपना देखिए, कभी भी याद रखना, कोई भी आदमी है ना इमीडिएटली बड़ा सपना नहीं देखता, ध्यान रखना। पहले वो छोटा सपना देखकर उसके अंदर प्रोसीड करता है, फिर वो जब उस रास्ते पे चलता है ना, तब उसको उसके अंदर हाईवे नजर आने लगते हैं जी। तब जाकर उसको लगता है अरे इसमें तो ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, समझे ना। तो उसने जब व्हाट्सएप शुरू किया कि गूगल शुरू किया, उसको खुद को नहीं पता था माइक्रोसॉफ्ट वाले कि वो उसके किस हद तक जाएगा जी। पर वो करते 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 फिर देखिए ना कि वो बोलते ना हाईवे खुलते चले गए। तो क्या होता है कि स्टार्ट विद योर स्मॉल ड्रीम्स। अब सुन देखिए, मैं भी जब इस फील्ड में आया ना, तो मैं इतना ही सोचता था, मैं लोगों को रेकी सिखाऊंगा और उनको खान पान के बारे में लाइफस्टाइल समझाऊंगा, बस एक छोटा सा कि बस आए मैं रेकी ट्रेनर, मैं रेकी का टीचर हूँ जी, बस उससे इससे ज़्यादा दिमाग में कुछ था ही नहीं जी। कभी मुझे खुद को नहीं पता मैं पास्ट लाइफ पे काम करूँगा, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं ऐसे ऐसे कुछ बड़े बड़े लेवल पे जाऊँगा, मैं लाखों लोगों को सिखा दूंगा। आई नेवर थॉट, आई एम टेलिंग यू, मुझे इतना ही था कि भाई थोड़े से लोग आ जाएं, थोड़े सीख लें तो बस हो गया जी मेरा काम। मतलब शुरुआत तो ऐसे करते ना कि भाई थोड़े 4-5 ग्राहक आ जाइए दुकान में, ऐसे बोलते ना। तो मेरा मानना क्या मालूम है, पतली गली पकड़ो, धीरे धीरे हाईवे आने लग जाएगा, पर पकड़ो जरूर जी। तो मेरे दिमाग में ये थॉट चेंज हुआ कि शर्मा पैसा कमाना चाहिए, आई मस्ट बिकम रिच इन माई लाइफ। देखिए जब आप सोचते हो ना कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, मान लो यहाँ से, तो अब चंडीगढ़ जाना है तो फिर मैं उसके ऑप्शन मेरे दिमाग में ढूंढेंगे ना कि मैं बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, फ्लाइट से जाऊं, पैदल जाऊं, मान लो। तो फिर 4 लोगों को बात भी करूंगा यार चंडीगढ़ जाना है, तो क्या बोलेंगे, अरे तू एक काम कर, तू मेरी गाड़ी में आ जा, तू मेरे टैक्सी में बैठ जा, मान लो। तो जब जैसे तुम डिजायर करते हो तो सडनली वो एनर्जी तुम्हारे आसपास आने लगती है ना, क्योंकि देखो द मोमेंट यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन सर्टेन फ्रीक्वेंसी ना, देन उससे रिलेटेड जो भी ब्रह्मांड में एनर्जी तुम्हारे पास आने लग जाती है ऑटोमेटिकली। सर इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल ये दूंगी कि ऐसे ही बैठे बैठे मेरे विचार में मेरे गुरु जैसे आप आए और कैसे मैनिफेस्टेशन ने काम किया कि मैंने अप्रोच किया और कैसे आज हम बैठ के और पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। सर ये डेफिनेटली सर ये बहुत वर्क करता है। योर इंटेंशन इज वेरी स्ट्रांग। देखिए क्या होता है कि जो करना चाहते हो ना, आप उसके ऊपर पूरा भरोसा करो जी सर, समझे ना। अच्छा देखिए, हमने भी रेकी की शुरुआत की ना, हम 100% सिंसियर ऑनेस्ट थे अपने देने के मामले में कि वी विल गिव द बेस्ट टू द वर्ल्ड जी, और दुनिया की बेस्ट रेकी साइंस दूंगा और उसकी अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा। और आज भी मैं बता रहा हूँ, मैं आज भी, आप जानते हैं हमारी मीटिंग किस बात पे होती है जी, कि भाई हम जो ये रेकी और जो कई तरह के जो कोर्सेज सिखा रहे हैं, और क्या बढ़िया करें यार, इसमें और क्या ऐड करें, इसमें और क्या डालें यार, वो नहीं ऑलरेडी करा के जो रख दिया बस वही सेम चीज जा रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं। ऑल द टाइम वी आर पॉलिशिंग आवरसेल्फ, हर पल। और कभी भी ध्यान रखना, आपने देखा होगा कोई भी बिजनेसमैन अपना जब एक गारमेंट लाता है तो 6 महीने में अपना वो गारमेंट का स्टाइल चेंज कर देता है, राइट। कोलगेट भी है ना, 3-4-6 महीने के बाद बोलता है वो पुराना वाला कोलगेट नहीं जी, इसमें थोड़ा 2% एक्स्ट्रा कैल्शियम है जी, आप समझे ना। तो ये जो क्रिएशन है ना, इनोवेशन, ये पॉलिशिंग, ये हर बिजनेस में बहुत जरूरी है। आप अगर एक प्रोफेसर हो और आपने सीख लिया और चुपचाप कुछ करते ही नहीं हो ना, तो देन यू आर डेड जी, फिर आपकी कोई एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन आप नया सीख कर आप जब लोगों को देते हो ना, तो उससे फिर आप भी ग्रो करते हो और आपके स्टूडेंट भी ग्रो करते हैं जी। तो मेरा मानना क्या मालूम है कि पहले तो पैसों को लेकर माइंड में माइंडसेट बने, एक थॉट तो क्रिएट हो, एक विजन तो क्रिएट हो, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आपके जीवन में फिर आप लोगों से बातें करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, उसके बारे में सोचोगे, प्लानिंग करोगे, तो धीरे धीरे वो एनर्जी बिल्डअप होने लगती है जी। और ऑटोमेटिकली फिर अगर आपके काम में दम है, आपके प्रोफेशन में, आपके नौकरी में, आपके प्रोफेशन में, तो लोगों की नीड भी है जी। तो भैया लोग तो पैसा देना चाहते हैं ना, मैं लोगों को क्या बताऊं, मैं लोग तो तुम्हें बहुत पैसा देना चाहते हैं, तुम्हारे में लेने का दम है क्या जी, मैं यूं पूछता हूँ। बिल्कुल सर, वेरी वाइज थॉट सर, वेरी वेरी वाइज। बट सर जैसे जैसे ये चीजें चेंज हो रही हैं और बच्चों का फोकस, जैसे बच्चों के लिए ये डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम
कि वो आज की डेट से अपने गोल सेट करें। हाँ जी। उनको क्या चाहिए लाइफ के अंदर। बट सर ये जो आजकल सोशल मीडिया है और इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि वो ADHD, लैक ऑफ फोकस और मोबाइल में इतना टाइम देना, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इश्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं या इसमें भी कोई एनर्जी है उनको जो इम्पैक्ट कर रही है सर? देखिए, पहली बात तो इस बात को समझता हूँ, जो मेरा अपना ये विचार है, बच्चे जो आजकल के ज़माने में आ रहे हैं ना, ये हमसे 25-50 साल बहुत आगे चले गए हैं। और हमारा जो पुराना स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जी और पुराना स्टाइल ऑफ एजुकेशन, जी हम उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ। सच बात है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। आज का बच्चा इस हद तक मतलब इंटेलिजेंट हो गया है इंफॉर्मेशन के कारण जी कि आज अगर उसको कहो कि 12 साल के अंदर तू अपनी MA कर ले, तो ही इज एबल टू डू दैट। 15-20 साल कॉलेज में जाकर अपने जीवन के समय बर्बाद करके, जो एक जमाने में हम करते आए हैं, जी क्यों बर्बाद करें भाई? सर कन्वेंशनल मेथड ऑफ टीचिंग बिल्कुल बहुत खतरनाक, आज भी चेंज नहीं हो रहा है, जरा सोचो। पहली बात, ठीक है। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखना, बच्चे कभी गलत नहीं होते, हमारी स्केल और सोच में गलती होती है जनरली। अब देखिए, पहली बात तो बच्चा अब चूंकि बच्चा आज है, वो कल नहीं है, ध्यान रखना, वो पास्ट नहीं है, ही इज टुडे। यस। तो वो बिल्कुल जो नए डेवलपमेंट और गैजेट्स आते जाएंगे, वो हमसे ज़्यादा पहले पकड़ेंगे और उसके अंदर अपने आप को मतलब डालेंगे जी। अच्छा, अब एक बात तो निश्चित है कि कोई भी चीज़ के अंदर अति में जाओ तो उसका नुकसान तो भुगतना पड़ता है। वरना देखिए, कोई गैजेट या कोई इंस्ट्रूमेंट्स और ये मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, ये कोई आदमी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। इसका जो यूज़ करने का जो बोलते हैं ना, एक एडिक्शन जो हो जाता है, बस प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है। वरना सोशल मीडिया का अच्छा उपयोग किया जा सकता है ना, ऐसे इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या मालूम है, जो देखिए मेरे घर में भी मेरे भी ग्रैंडसन है जी, जो आज एक 12 साल का है, एक 6 साल का है, ठीक है। जैसे ही वो हमको देखता है ना, तुरंत हमारे मोबाइल को छीनने की कोशिश करता है। हाँ जी। तो लेकिन क्या होता है, एक होता है झाड़ लगाना, डांट लगाना, उससे उसका इंटरेस्ट और बढ़ता है, ध्यान रखना। कभी भी बच्चे डांट से नहीं बदलते, एहसास से बदलते हैं। तो हम उसको ये नहीं कहते कि तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू गलत कर रहा है, तू पागल है, सब बोलता है ना, इससे आप उसके दुश्मन बनते जा रहे हो। राइट सर। आप बच्चे को एहसास दिलाओ, समझाओ कि इसको ज़्यादा देर देखने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करता हूँ, कई बार जो वीडियो यूट्यूब पे तो आते हैं ना कि क्या क्या नुकसान हो रहा है जी, तो मैं ना ऐसे ही बैठे बैठे खाने पे बैठे हैं, मतलब अरे आना जरा एक मिनट निर्वाण, जरा एक ये वीडियो देखते हैं, आजा बहुत अच्छा वीडियो है। तो मैं ना उसको बताता हूँ कि देखो कोल्ड ड्रिंक करने से इसको क्या हो गया, देखो बर्गर खा के इसको क्या हालत हो गई, ये बच्चा देखो दिमाग मोटा हो गया, अब इसको कोई पूछता भी नहीं आजकल कुछ भी। तो देखिए क्या होता है, हाउ डू यू चेंज। जब आपके दिमाग में ये आता है कि यार ये ठीक तो नहीं है, मुझे इससे बचना चाहिए, ये भाव आया ही नहीं, बल्कि आपके अंदर एक्साइटमेंट क्या मालूम है, अरे जैसे मोबाइल आएगा मैं वो गेम खेलूंगा, मैं वो गेम खेलूंगा, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। तो आप वो उसका जो ओरिजिनल जो कॉज है वो तो अंदर वो है ना भाई, उसके अंदर कोई नेगेटिव भाव ही नहीं है इसके बारे में लेकर, तो क्यों बदलेगा। अब तुमको पता है तो तुम कहते हो बच्चों को अरे गलत है। अरे भाई बच्चों को नहीं मालूम जी, बच्चे तो उसमें डूब जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अब हम देखिए जो मेरी बहू रानी है, डॉक्टर श्वेता शर्मा उनका नाम है, तो वो अपना समय बच्चों को ज़्यादा देती है। ओके। उसने घर में टीवी का कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ है, पहली बात। और बच्चों को गैजेट से ज़्यादा अगर कोई देखना है तो टीवी पे दिखाने की कोशिश करती है, ताकि वो छोटा ऐसे एकदम छोटा सा उंगलियां सारी खराब ना हो जी। तो कई बार टीवी दिखाती है, पर अब टीवी भी उसने बहुत लिमिट कर दिया है। और वो है ना उनके साथ उनको घुमाने लेके जाती है, उनको खिलाने लेके जाती है, उनके साथ खेलती है। देखिए जो डॉक्टर सविता जो मेरी वाइफ है, अभी वो हम भी जब जाते हैं ना, अब शाम को हम जनरली गुड़गांव जाते हैं, तो हमारा पहला काम क्या होता है मालूम है, हाउ टू प्ले विथ माई ग्रैंडसन। देखिए हम वो उस बच्चे को है ना, देखिए क्या होता है, आखिरकार हर चीज एक स्वाद है जी। आपने अगर गैजेट में स्वाद को ढूंढ लिया तो उससे बड़ा स्वाद अगर आप उसको दोगे तभी तो छोटे स्वाद से मुक्त होगा ना जी। तो हम बड़ा स्वाद क्या करते हैं मालूम है,
हम उसके साथ ऐसा गेम खेलते हैं कि वो कहते हैं और एक बार खेलेंगे, और एक बार खेलेंगे, तो उसका दिमाग हट गया ना उससे जी। तो आप है ना डांट के मत बोलो, उसके छीनो मत उससे, बल्कि उसके एक अंडरस्टैंडिंग दो उसके बारे में। और बच्चा जनरली कई बार इसके मामले में जिद्दी भी हो जाता है और रोने भी लग जाता है, सर फोड़ने लग जाता है, ऐसे भी बच्चे हैं जो मैंने देखे हैं। तो उसके लिए माँ बाप को है ना अपना टाइम, क्योंकि दे नहीं पाते आजकल सब बिजनेसमैन, सुबह गया रात को आया, कॉर्पोरेट में जो नौकरी कर रहा वो सुबह गया रात को आया, अब आते ही उसको लगता है कि यार कहाँ समय दूं, कहाँ लेके जाऊं, ऐसे होता है ना। तो ये लकीली मेरे जो सन और जो डॉटर इन लॉ है ना, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है इस मामले में। वो बच्चों को है ना थोड़ा समय देने की कोशिश करते हैं, यानी कि समय मिलते ही 2-3 दिन छुट्टी मिलती है तो उनको घुमाने ले जाना, उनको इधर ले जाना, घर में बैठने नहीं देना ताकि वो गैजेट के साथ ना उलझें। बिल्कुल। तो इस तरह से। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक चीज जो मैं अनुभव करता हूँ वो हर आदमी को समझना चाहिए। देखिए, आज आप जिस जमाने में जी रहे हैं वहां पे इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कई तरह के डेवलपमेंट होने वाले हैं। कब तक बचते रहोगे, कब तक बचाओगे जी? तो हम कहते हैं जी वो नुकसान करते जी, वो रेडिएशन करता है, वो टीवी रेडिएशन करता है, वो वाईफाई रेडिएशन करता है। तो अरे भाई, ऐसी चीजें तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने वाली तो बनती रहेगी। तुम उसकी जो ऑपोजिट ऊर्जा है कि अपनी एनर्जी जो पहले के जमाने में नहीं भी हाई करते थे तो इतने डैमेजिंग फैक्टर थे नहीं, तो चल जाता था जी। अब तुम्हें जानबूझ करके तुम्हें अब आज के जमाने में क्या करना चाहिए कि अपना फूड जो है वो इतना बढ़िया बनाओ, नेचुरल फूड खाओ, अपनी योगा करो, अपने प्राणायाम करो, अपनी एक्सरसाइज करो, अपना रेस्ट लो, अपना माइंड पॉजिटिव रखो, अच्छी हवा में जाओ, मतलब जो भी। तो आप अगर अपनी बॉडी की एनर्जी एनहेंस कर दो, हाई कर दो, तो कितने भी टेढ़े मेढ़े वास्तु रहने दो, कितने भी नेगेटिव रेडिएशन रहने दो ना भाई, ये तो जिंदगी भर तुम जब तक जिंदे रहोगे ये तो रोज की कहानियां आती रहेगी कि साहब ये भी प्रॉब्लम कर रहा है, ये भी नुकसान कर रहा है। तो भैया क्या तुम टीवी से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, वाईफाई से बच सकते हो क्या प्रैक्टिकली? तो आपको लगेगा नहीं बच सकते, तो ऑल्टरनेटिव क्या भैया? इंक्रीज योर एनर्जी लेवल। और यहाँ पर एनर्जी लेवल हाई करना है ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई रेकी सीख कर रोज अपनी रेकी कर ले तो रेगुलरली जो उसकी एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है ना जी, वो उसकी रोज रिचार्ज हो जाएगी और वो इन प्रकार के गैजेट से अपने आप को बचा के रखेगा। रेकी सिर्फ रेडिएशन से नहीं बचाती, जितने नेगेटिव फैक्टर्स हैं, वास्तु की गड़बड़, नजर का लगना, कोई ब्लैक मैजिक का असर, इन सब से प्रोटेक्शन करती है रेकी। क्यों? इफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज हाई then you are bouncing back everything. सर, तो इसका मतलब अगर मदर्स ही रेकी सीख लें, हाँ, तो वो अपने बच्चों को रेकी करें और उसकी एनर्जी हाई करें, पहली बात तो, ठीक है ना। और देखिए क्या होता है, हम अपने बच्चों को है ना जब मोबाइल लेके देखते हैं ना, हम उसको कहते हैं देखो अभी तुम मेरे पास में मोबाइल है ना, तुम 8:45 पे ले रहे हो जी, तो मैं 9:30 मुझे वापस देना है जी, चलेगा ना? ठीक है ना? तो वो भी कहता हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। तो फिर हम उसको जाकर रिमाइंड करते हैं 5-10 मिनट पहले, बेटा देख 9:30 बज रहे हैं, मुझे काम करना है इसके ऊपर, मुझे वापस देना है तुम्हें फोन। तो फिर वो देते हैं बेचारे, क्योंकि हम उनको डांट नहीं रहे, प्यार से समझा रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है, पेरेंट्स से जनरली उनके भीतर एक चिड़ क्या उठती है में, ये जब देखो टोकते रहते हैं, जब देखो मतलब हमें छीनते रहते हैं हमसे, हमको कुछ करने नहीं देते हैं। देखो अगर तुम जो करते हैं ना, अगर तुम अपने सामने नहीं करने दोगे तो चुपके करेंगे ना जी। देखिए मेरा मानना क्या मालूम है, तुम्हारे घर से निकल जाने के बाद जो बच्चे पीछे करते हैं ना, वही उसकी वास्तविक सच्चाई जी, वरना सामने तो नाटक है, तुम्हारे डर के मारे कुछ नहीं कर रहा है, सीधा बैठा हुआ है जी। बिल्कुल सर मगर ऑन कॉन्ट्रेरी, जैसे आपके कुछ प्रोग्राम्स भी रन करते हैं आप, जिसके अंदर ब्रेन वायर प्रोग्राम और ये सब चीजों की भी बात करते हैं, तो ऐसे एग्जांपल्स में सर बच्चों में ही जो कि मतलब ब्लाइंड फोल्डेड हैं और वो लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं कि सामने हमारे क्या ऑब्जेक्ट है, इवन बुक रीडिंग भी कर पा रहे हैं सर, तो उसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान दीजिए ताकि बच्चे उसकी तरफ भी फोकस बढ़ाएं अपना। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी बच्चे जिस तरह से मोबाइल और कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं ना, उसमें वो क्या रहे मालूम है, वो ऐसे फट करके उंगलियों से है ना ऐसे हिलाते आगे बढ़ाते जा रहे हैं जी। तो उनका एक सब्जेक्ट पे है ना वो फोकस्ड नहीं है, वो थोड़ी देर 1-2 मिनट देखते हैं फिर ऊपर कर देते हैं राइट। तो इससे क्या हो रहा है, वो किसी भी सब्जेक्ट पे 100% फोकस्ड नहीं है जी। तो ये उनके अनफोकस्ड होने का कारण बन रहा है जी, कि उनका मन चंचल बनता जा रहा है, कि वो एक जगह पे स्थिर नहीं है माइंड उनका, ठीक है। अब स्थिर करना है ना, तो उसको
एक देखिए, जो मेरी बहू रानी है ना, वो उनको कहती है कि ये इंस्टाग्राम फेसबुक मत देखो, आप गेम खेलो। गेम खेलना बहुत अच्छी बात है, बता रहा हूँ, उससे इंटेलिजेंस बढ़ता है बच्चे का। तो गेम में क्या होता है, उसका पूरा फोकस जो है ना, वो एक 15-20 मिनट का वो रहेगा ना कि उसको हराना है, उसको ये करना है, उसका कार पहले मेरी आ गई, कार उसकी पहले, ऐसे जो भी होती है जी। तो उसके अंदर क्या होता है, फिर वो उसी गेम के अंदर ही फोकस रहता है। तो ऐसे गेम जो होते हैं ना, वो बच्चों को देना चाहिए। क्यों? दे आर 100% फोकस्ड इन दैट गेम जी। बच्चे जैसे कई चीजें बनाते हैं तो फोकस रहते हैं ना, बिल्कुल। तो हम भी है ना अपने बच्चों को कई चीजें लाद के देते हैं, वो चित्रकारी करवाते हैं उनसे, हम भी, मतलब देखिए क्या होता है, दे आर एनर्जी, वो एनर्जी फूट रही है, आपको यूटिलाइज करने का आपके पास वो नहीं है, आइडिया नहीं है आपके दिमाग में जी, कि हाउ टू यूटिलाइज देयर एनर्जी। राइट। तो इसलिए मेरा मानना क्या मालूम है, बच्चे कभी गलत नहीं होते, वो बहुत हाईली एनर्जेटिक होते हैं। आपको उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने का तरीका सीखना चाहिए। मैं लोगों को क्या कहता हूँ मालूम है, आप शादी करते हैं, आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि औरत क्या होती है ना, आदमी क्या होता है, और आप दोनों जुड़ जाती हो और फिर बाद में जिंदगी भर ढोते रहते हो अपने आप को, क्योंकि वो स्वभाव ही नहीं समझते। हमें स्कूल में सिखाया नहीं गया, ये सब्जेक्ट स्कूल में होना चाहिए था ना, कि व्हाट इज ए मैन, व्हाट इज ए वुमेन, व्हाट इज इमोशन, व्हाट इज लॉजिक, मान लो, ठीक है, पर वो हमें सिखाया नहीं गया। फिर हमारे बच्चे होंगे, हमें मालूम ही नहीं क्या साइकोलॉजी बच्चों की जी, हम तो मर्जी है वैसे बिहेवियर करेंगे उनके साथ, एब्सोल्युटली। तो वो भी नहीं सिखाया गया। तो फिर माँ बाप बेचारे जितना उनका ज्ञान उनके घर में जो देखा, उन्होंने अपने घरों में देखा, वही व्यवहार उनके साथ कर रहे होते हैं। तो मेरा मानना क्या मालूम है, वाइफ एंड हस्बैंड के जो बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसका एजुकेशन हमारे स्कूल में, कॉलेज में होना चाहिए जी। शादी, वरना सर्टिफिकेट भी देना चाहिए कि आपने वो कोर्स किया क्या, वाइफ एंड हस्बैंड वाला, बोलते ना, तब तक शादी मानी नहीं जाएगी आपकी, ऐसे बोलते ना जी। तो मतलब ड्राइविंग में आपको क्यों कार चलाने दूं, जब तो आपको पता ही नहीं कि ड्राइविंग कैसे करते हैं जी, ठीक है ना। और बच्चों का भी है ना, कि बच्चे होंगे तो उनकी क्या साइकोलॉजी होगी, उनको कैसे बिहेव करना है, वो कैसे डिस्टर्ब होते हैं, कैसे बिगड़ जाते हैं, समझे ना जी। तो फिर उनसे फिर वो है ना, उनको फिर वो ज्ञान होगा तो वो बिहेव कर पाएंगे। देखिए, हम तो एक क्षेत्र के लोग हैं, इसलिए हम उस ढंग से उनको डील कर पा रहे हैं, पर सारे लोग तो ऐसे नहीं ना बेचारे, उनको तो पता तक भी नहीं है। एब्सोल्युटली। अब आपने कहा कि उनका जो ब्रेन है, होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, वो हमारा जो कोर्स होता है, देखिए मैंने आपको बताया, हर बच्चा संसार में जीनियस है और हर बच्चे में एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होती है, जिसको हम कहते हैं साइकिक सेंसर्स, साइकिक पावर्स। तो हमारी जो अति संवेदनशीलता है ना, हम उसको बचपन से कभी एक्टिवेट भी नहीं करते, जानते भी नहीं, उपयोग भी नहीं करते। तो आज कोई भी बच्चा आप लेके आ जाइए, 99% 99 उन बच्चों को हम एक कुछ घंटे एक ब्रेन एक्सरसाइज करवाएंगे और उसके बाद में दे बिकम सो कैपेबल कि वो आंखें बंद करके आपके विचार पढ़ना या किताब पढ़ना या साइकिल चलाना ट्रैफिक में या कुछ या कुछ भी, मतलब एनीथिंग दे कैन सी बियॉन्ड देयर नॉर्मल आइज। इवन एक दीवार के पीछे अगर मैं पूछूं कि मान लो मेरा कोई पड़ोसी है, तो कहता हूँ देखो कि इस दीवार के पीछे कौन बैठा हुआ है। अब आंखें बंद है तो क्या उसके लिए फिजिकल, तो वो तो सटल लेवल पे सब देख रहा है। और यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है रामदेव जी की पतंजलि में हो चुके हैं कि बच्चा यहाँ बैठकर, वो कलकत्ता में उसकी कोई मासी है, वो अभी इस वक्त क्या कपड़े पहने और क्या कर रही है वो जरा देखना जाके। तो देखिए, द मोमेंट यू क्लोज योर नॉर्मल 5 सेंसेस ना, देन आपकी जो एक्स्ट्रा सेंसेस है ना वो डेवलप हो जाती है। तो यू कैन कनेक्ट विद एनी यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे रेकी में हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं ना, तो सटल लेवल पे करते हैं जी। तो इसमें भी क्या होता है, वैसे जैसे ही वो बच्चा सोचता है ना कि मुझे अपने मासी के बारे में जानना है, तो उसकी चेतना सीधी 1 सेकंड में वहां पहुंच जाती है और वो उसके बारे में जानकारी देना शुरू कर देता है। देखिए, पतंजलि में, आर्ट ऑफ लिविंग में कम से कम ये 2 जगह पर है ना, इन बच्चों के बारे में बहुत एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। रामदेव जी बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके वहां पे भी जी। तो आप यो समझ लो कि एक बच्चे के आंख पे पट्टी बांधी, और ये प्रयोग मैंने भी किए। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ, मान लो मैंने लिखा अमिताभ बच्चन, मैंने इसे लिख दिया, तो वो बच्चा अमिताभ बच्चन लिख के बताएगा मुझको अपने आप, जबकि उसने देखा नहीं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, छुप के लिख रहा हूँ मैं। कैसे पॉसिबल है? मैं यहाँ पे चित्र ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक एप्पल का चित्र बनाया जी। और बच्चे को बोला देखो मैंने क्या बनाया, तुम भी बना लो, तो वो भी एप्पल का चित्र बनाएगा। सही, कैसे, मतलब आप रेकी हीलिंग करते हैं इसमें या आप कैसे कर पाते हैं? क्या होता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, ये तो हर एक को समझना चाहिए जी। तो बच्चा क्या करता है
कि जब वो अपना दिमाग न लगाकर वो आपकी तरफ फोकस करता है ना, तो आप जो थॉट और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो ना अपने अंदर, वो उसके अंदर नेचुरली उसके अंदर वो फील हो रही है उसको। एंड दिस इज नेचुरल फिनोमेना, ये भी ध्यान रखना, ये कोई चमत्कार नहीं है। इसको पहचाना नहीं गया इसलिए लोग चमत्कार मानते हैं। चमत्कार बिल्कुल नहीं है, चमत्कार तो अज्ञानियों की भाषा है। तो इसीलिए बच्चा जो है, हर बच्चा बता रहा हूँ ऐसा काम कर सकता है। हमने तो 20,000 से ज़्यादा बच्चों पे काम तो कर ही लिया है। तो ऐसे, और मैं तो अभी आजकल तो अब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब तो बड़े लोग भी कर सकते हैं, ये बड़े लोग भी कर सकते हैं सेम। अच्छा, हाँ, बड़े लोग भी कर सकते हैं, वो दे आल्सो गेट ट्रेंड। सर ये क्या थर्ड आई एक्टिवेशन से होता है या कुंडलिनी जागृत करना? कोई कुंडलिनी जागृत नहीं, कुछ भी नहीं है, सब बकवास से बातें। देखिए हमारे अंदर एक पीनियल ग्लैंड होती है, जो कि सिक्स सेंस की ग्लैंड बोलते हैं इसको, आज्ञा चक्र जो कहते हैं ना जी। तो ये अगर हम यूज नहीं करते हैं 50 साल 60 साल तक, तो फिर ये कैल्सिफाइड होने लग जाती है, यानी कि थोड़ी हार्ड होने लग जाती है, तो फिर उनको सेंस नहीं होती। ठीक है ना, पर इसको वापस दोबारा डीकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी भी तकनीक है। ठीक है। अच्छा। तो अब बच्चों में तो कि अभी नए नए हैं, तो बोलते हैं ना नया नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आया है, तो उसकी सेंसेस बहुत पीनियल ग्लैंड हाई होती है। तो वो हर एक बच्चे में होती है, पर उनको पता नहीं, इसलिए सब काम करते नहीं बच्चे जी। तो आप जो है एक सर्टेन ब्रेन एक्सरसाइजेस होती है इसकी, वो एक्सरसाइज करने से उसको दोबारा बोलते हैं ना पुनर्जीवित या रीएक्टिवेट कर सकते हैं उसको। तो वो एक्टिवेशन करने से वो एक 2-3-4 दिन के अभ्यास के बाद फिर धीरे धीरे आपके विजन और जो इंट्यूशन है ना आपके, वो फिर डेवलपमेंट होने लग जाते हैं। इंट्यूशन एंड इनर विजन, यानी कि अंतर प्रेरणा और अंतर्दृष्टि हर आदमी की नेचुरल क्वालिटी है। हाँ, लेकिन हम कभी यूज नहीं करते उसको। तो वो बच्चे जो है ना, या बड़े लोग भी जिनको हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं, जो हमारा होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन जो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर ये बड़े लोग भी बहुत काम कर जाते हैं, इस तरह के सब कुछ कर जाते हैं आराम से। देखिए आप जरा सोचिए, आप जब सो जाते हैं तो रात को आप सपना देखते हैं जी, तो कौन सी आंख से देख रहे हैं भाई? आप कहते हैं जी मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैं ऐसे चला गया था, मैं वहां चला गया था जी। तो भैया आप तो आंखें बंद थी, तो आप गए, आपको अंदर से दिखवाया किसने? सबकॉन्शियस नहीं, पिनियल ग्लैंड। समझे ना? तो अंदर की आंख बोलते हैं ना, इनर आई जी, ये एक्चुअली काम कर रही होती है। हमें पास्ट लाइफ में भी कौन लेके जाती है, यही तो दिखाती है। क्योंकि पिनियल ग्लैंड सटल वर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है जी। जैसे मैं रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आता हूं ना, तो मेरी एनर्जी ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है और उसको टैप कर सकती है, यूं समझ लें। इसलिए बच्चों को प्रैक्टिकली मैंने भी ऐसा करवाया है कि यहाँ बैठकर मैंने उनके घर में किताब पढ़वा दी उनकी, समझे ना? इस तरह से नॉर्मल लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से चमत्कार होगा ये। देखिए क्या होता है कि कभी भी ध्यान में रखना कि ये जब रेकी में आएंगे और एनर्जी साइंस में आएंगे ना, आपको पहली बार ये बात समझ में आएगी कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एवरीवेयर वी आर एंड एवरीथिंग इज हियर। यूनिवर्स में कोई टाइम स्पेस नहीं है, ध्यान रखना। हमारी चेतना तो 1 सेकंड में कहीं पर भी जा सकती है और पूरे यूनिवर्स को यहाँ फील भी कर सकती है जी। तो ये जो हमारे योगियों ने कहा यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, तो इसका मतलब है कि हम पूरा यूनिवर्स ही है अपने आप में, बस हमें रिकॉग्निशन नहीं है उसकी। तो रेकी में आने के बाद है ना, आपको पहली बार पता चलता है कि आई मैसेल्फ इज द यूनिवर्स। अगर वो मतलब यूनिवर्स का मैं रिप्लिका हूँ, यानी कि उसी का मैं मैनिफेस्टेशन हो वास्तव में। हम ब्रह्मास्मि शिव, हम जो वर्ड यूज करते हैं हमारे महात्मा, वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअली यू आर दैट। ये तो तुम्हारा अपना ईगो, छोटा सा ईगो तुम दिमाग में लाकर अपने आप को है ना ऐसे आंखों पे पट्टी बांध देते हो, लिमिट कर लेते हो। हाँ, लेकिन द मोमेंट यू डिसॉल्व योर ईगो एंड यू मर्ज विद द यूनिवर्स, देन यू आर यूनिवर्सल जी। ये देखिएगा कमाल है। सर जाते जाते आपसे ये जरूर कहूंगी कि आज शायद ऑडियंस को इतना संपूर्ण ज्ञान मिला होगा कि रेकी क्या है और इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हम अपने से हीलिंग कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की कैसे अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को सही दिशा भी दिखा सकते हैं सर। तो सर एक लास्ट में जाते जाते आपसे एक हमारी ऑडियंस के लिए जो अभी तक जुड़े हैं हमारे साथ, सर अगर आप एक मूल मंत्र बता पाएं जिससे कि लोग स्ट्रेस और एंजाइटी की लाइफ से कैसे अपनी लाइफ को, अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं, तो सर वो आप अगर बताना चाहें तो। देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि इस संसार में दुख, चिंता, भय
ये सब हमारे अज्ञानता के बाय प्रोडक्ट है ओरिजिनली, ठीक है ना। अगर आपको सचमुच दुखी नहीं होना है ना जीवन में, तो सबसे पहला दिमाग में ये बात रख लो कि तुम्हारी मर्जी के बिना और तुम्हारी चाहना के बिना तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। तुम दुखी होने को अच्छे तैयार रहते हो, मैं यूं कहता हूँ, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, बचपन से अनजाने में बहुत सारी पेट्रोल की टंकियां अपने अंदर डेवलप करते हो, अहंकार की, अपेक्षाओं की, आइडियोलॉजिकल स्किल्स की, नॉन एक्सेप्टेंस की। अब तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स आप डेवलपमेंट करते हो। फिर बाहर की चिंगारियां आती है, आग लगाती है, आप चिंगारियों को दोष देते हो, आप कहते हो नहीं जी उसने गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आ जी। अरे नहीं भाई, जमीन तेरे पास थी, पेट्रोल तेरे पास था, इसलिए तेरे घर में आग लगी। अब नहीं तो मान लीजिए, एक बात बताता हूँ, मैं एक चाइनीज को गाली दूं, उसको समझ में नहीं आती गाली क्या होती है, तो वो चाइनीज ओके ओके वेरी नाइस बोलेगा जी। तो क्योंकि अभी उसके दिमाग में नहीं है गाली का कोई अर्थ, आप वो अर्थ समझा दिया गया आपको जी, समझे ना। तो होता क्या है कि कभी भी ध्यान रखना, कोई संसार में तुम्हें दुखी नहीं कर रहा है, तुम अपनी अज्ञानता से दुख और तनाव और चिंता और भय अपने सर पे ले रहे हो। और सबसे पहली बात क्या मालूम है कि तुम किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तुम सारे दिन तराजू लेके तोलते रहते हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों, इसको ऐसा होना चाहिए। तुम कर क्या लोगे, जिंदगी भर तुम तोलते रह जाओगे। आज भी तोले जा रहे हो। अगर तुम 25 साल से किसी अपने रिश्तेदार का नाम लेके उसको तोल रहे हो, तो आज भी वैसे ही तोल रहे हो। फर्क क्या पड़ गया भाई? तो तुम्हारे संस्कार बिगड़े ना भाई, आदत तुम्हारी बिगड़ी ना जी। और आइडियोलॉजिकल स्केल लेके दुनिया को मापे जा रहे हो बस सारे दिन, अपने सत्य, ईमानदारी, डिसिप्लिन से कि लोगों को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तुम अपने मजे लो बस। तुमको आनंद में रहना, तो एक ही बात दिमाग में रखना, मेरी मर्जी। बस ये दिमाग में रखना है बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आई थिंक जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनकी एनर्जी भी अपलिफ्ट हो चुकी होगी। जैसे मैं तो यहाँ पे बैठे बैठे जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस कर पा रही हूँ सर, इसी वाइब्रेशन के साथ में हम मिलेंगे आपके साथ में नए पॉडकास्ट में। पॉजिटिविटी इतनी होगी मगर गेस्ट शायद दूसरे होंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। मेरी बहुत बहुत शुभकामना सबके लिए भी। थैंक यू सर, थैंक यू।